हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित जानकारियों को हासिल किया था। पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत जो विभिन्न घटक थे, जैसे कि वायु है, जल है, मृदा है, ताप है, इनमें जो भी प्रदूषण हो रहा था उनका हमने विस्तार पूर्वक अलग अलग अध्ययन किया था। लेकिन पिछले ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पर्यावरण प्रदूषण के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी क्या है? पर्यावरण परिवर्तन। क्योंकि जैसे जैसे पर्यावरण प्रदूषण फैलता है, उस प्रदूषण से पर्यावरण में परिवर्तन आने लगता है और पर्यावरण में आने वाले परिवर्तन से बहुत सारी घटनाएं जन्म लेती हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम पर्यावरण परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली जो विभिन्न घटनाएं हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन हो गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, या फिर अम्ल वर्षा हो गया, ओजोन परत का क्षरण हो गया, इन सभी का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इन घटनाओं से भी अलग अलग प्रश्न बनते हैं। 3 नंबर, 5 नंबर और 11 नंबर के प्रश्न आपसे अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो इस टॉपिक से भी तीनों प्रकार के प्रश्न बनने की संभावना है। तो इस टॉपिक को भी हम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं पर्यावरण परिवर्तन या एनवायरमेंटल चेंज क्या कहलाता है। तो जो पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक, जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवयव होते हैं, उनमें जो अनचाहे परिवर्तन होते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है? पर्यावरण परिवर्तन कहा जाता है। अनचाहे परिवर्तन जिन्हें व्यक्ति नहीं चाहता कि होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये होते हैं और इनसे मानव स्वास्थ्य पर, वनस्पति पर, जीव जंतुओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इन्हें ही क्या कहा जाता है? पर्यावरण परिवर्तन कहा जाता है। पर्यावरण परिवर्तन के उदाहरण की बात करें, जैसे कि जलवायु परिवर्तन। पर्यावरण परिवर्तन से क्या होता है? जलवायु परिवर्तन होता है, वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। मान लीजिए जलवायु सही तरीके से चल रही है, लेकिन प्रदूषण बढ़ने के कारण, कुछ तत्वों की उपस्थिति के कारण अब जलवायु में परिवर्तन होने लगा, मौसम में परिवर्तन होने लगा, तो यह भी क्या होगा? अनचाहा परिवर्तन होगा। साथ ही साथ तापमान एक निश्चित अवस्था में था, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से, मीथेन की मात्रा बढ़ने से, ओजोन की मात्रा, जलवाष्प की मात्रा, इनकी मात्राएं बढ़ने से क्या होने लगा? तापमान में वृद्धि होने लगी। तो यह भी क्या होगा? पर्यावरण में परिवर्तन लाएगा। वर्षा के चक्रण में परिवर्तन। वर्षा एक सीमित समय में, सीमित मात्रा में हो रही है, लेकिन अब प्रदूषण होने के कारण कहीं पर ज्यादा वर्षा तो कहीं पर कम वर्षा, इस तरीके से जो वर्षा का चक्रण है उसमें परिवर्तन होने लगे। तो ये भी क्या है? पर्यावरण परिवर्तन है। और इन सभी से क्या होता है? लोगों के जीवन स्तर में परिवर्तन आता है, प्रभाव पड़ता है। तो क्लियर है? इसके उदाहरण क्या क्या हो गए? जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन में परिवर्तन, वैश्विक तापन, वर्षा के चक्रण में परिवर्तन और लोगों के जीवन स्तर में परिवर्तन, ये सभी इसके उदाहरणों में आता है। तो समझ में आया पर्यावरण परिवर्तन क्या कहलाता है। अब बात कर लेते हैं कि पर्यावरण परिवर्तन के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। तो इसमें जलवायु में परिवर्तन आता है, वैश्विक तापन में वृद्धि आती है, वर्षा की अनियमितता आती है, अभी हमने पढ़े हैं उदाहरण, उन्हीं को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक स्तर में परिवर्तन आता है, मृदा की गुणवत्ता एवं उत्पादकता में परिवर्तन आता है, जल की गुणवत्ता में कमी आती है, वायु में प्रदूषक तत्वों की वृद्धि होती है, विभिन्न नवीन बीमारियों की उत्पत्ति होती है। तो जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ता है, पर्यावरण में परिवर्तन होता है। पर्यावरण में परिवर्तन की होने के साथ ही साथ बहुत सारी चीजें, चाहे वह वायु से संबंधित हों, चाहे वह जल से संबंधित हों, चाहे वह मृदा से संबंधित हों, चाहे वह ध्वनि से संबंधित हों, सभी में क्या होने लगता है? सभी में परिवर्तन उत्पन्न होने लगता है, सभी की गुणवत्ता में कमी आने लगती है और उससे बहुत सारी समस्याएं सामने आती हैं। अब इसके अंतर्गत ये बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन इसके अंतर्गत भी आपको कुछ प्रमुख समस्याओं को पढ़ना है, क्योंकि यहां पर आप बहुत सारी, जैसे कि मृदा की गुणवत्ता या मृदा क्षरण को आप बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। वायु प्रदूषक तत्वों की में वृद्धि होने लगती, इसको भी आप पढ़ चुके हैं। बीमारियों में वृद्धि, इसको भी आप पढ़ चुके हैं। लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि जलवायु, क्या है? जलवायु परिवर्तन, उसके अलावा अम्ल वर्षा, ओजोन छिद्र, ओजोन छिद्र। तो ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो आपको अलग से हाईलाइट करके पढ़नी होती हैं, क्योंकि यहां अलग से प्रश्न बनते हैं और ये भी पर्यावरण परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही उत्पन्न होते हैं। तो इनको एक एक करके हम देख लेते हैं। पहला टॉपिक है हमारा जलवायु परिवर्तन, उसके कारण और उसके निदान, और निदान के साथ साथ उपाय। तो इसके निदानात्मक उपाय कौन कौन से होंगे और जलवायु परिवर्तन के कारण कौन कौन से हैं।
लेकिन जलवायु परिवर्तन को समझने से पहले हमें जलवायु को समझना होगा। तो जलवायु क्या होती है? तो किसी बड़ी स्थान में, कौन से बड़े स्थान, क्षेत्र क्या हो, विस्तृत हो, उसमें लंबे समय में जो मौसम की घटनाएं होती हैं, उस मौसम की घटनाओं के औसत को जलवायु कहा जाता है। जैसे आप देखेंगे कि पूरी विश्व में हम वर्गीकरण किसका करते हैं? जलवायु का करते हैं, ना कि मौसम का। लेकिन एक किसी देश के अंतर्गत हम वर्गीकरण किसका करते हैं? मौसम का करते हैं, ना कि जलवायु का। समझ में आया? जैसे कि हम विश्व की जलवायु का वर्गीकरण करते हैं 12 भागों में, जैसे कि चीन तुल्य जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु। इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक पूरा क्षेत्र, जैसे कि मान लीजिए हमने देख लिया कि विषुवत रेखा के पास का क्षेत्र जो है वहां पर कैसी जलवायु होगी, कर्क रेखा के पास जलवायु कैसी होगी, मकर रेखा के पास जलवायु कैसी होगी। इस तरीके से हम जलवायु, अब जलवायु कैसा होता है? वहां के मौसम की घटनाओं का औसत होता है। मान लीजिए यहां पर वर्षा साल भर हो रही है, तापमान उच्च बना हुआ है, वनस्पति कैसी निर्मित हो रही है, मृदा किस तरीके की है, तो इन सभी का औसत निकाल के हम देख लेते हैं कि यहां पर भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। तो इस तरीके से अलग अलग स्थान पर अलग अलग जलवायु पाई जाती है। तो क्या होती है? एक लंबे स्थान, एक बड़े स्थान और लंबे समय की मौसमी घटनाओं का औसत होता है, उसे क्या कहा जाता है? जलवायु कहा जाता है। तो जलवायु और मौसम में अंतर लिखने के लिए आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। और ये क्या होता है? सामान्यतः स्थायी होता है, मतलब जो प्रक्रिया चलती रहती है वो लगभग साल भर एक जैसी चलती रहती है। मौसम क्या होता है? किसी सीमित क्षेत्र की वायुमंडलीय दशाओं की लघु अवधि। मान लीजिए वायुमंडलीय दशा, हमने देखा कि एक क्षेत्र था, जैसे कि विषुवत रेखा के आसपास हमने देखा कि यहाँ पे तापमान उच्च बना हुआ है, वर्षा लगातार हो रही है, वनस्पति इस तरीके की है। लेकिन इसी में हमने यहाँ पर कर्क रेखा के यहाँ पर भारत में आ जाते हैं, यहाँ पर हमने देखा कि तापमान तो उच्च है लेकिन वर्षा हो रही है, और वर्षा किसके द्वारा हो रही है? दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा हो रही है। किस मौसम में हो रही है? तो उस तरीके से हमने यहां की ऋतुओं का परिवर्तन देखा कि यहां पर ग्रीष्म ऋतु आ रही है, वर्षा ऋतु आ रही है, शीत ऋतु आ रही है, और इस तरीके से यहां पर जो अवस्था है परिवर्तित हो रही है। यहां पर कभी गर्मी पड़ती है तो कभी बरसात होती है तो कभी ठंड पड़ती है। इस तरीके से जो जलवायु में परिवर्तन आ रहा है बहुत कम समय में और एक सीमित क्षेत्र में, उसे ही हम क्या कहेंगे? मौसम कहेंगे। समझ में आया जलवायु और मौसम में अंतर? जलवायु दीर्घ क्षेत्र में उपयोग की जाती है, मौसम की औसत घटनाओं का ये क्या होता है? योग होता है, और लंबे समय का योग होता है। लेकिन मौसम क्या होता है? जलवायु का ही एक सीमित क्षेत्र पर लघु समय में जो जलवायु में परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। और ये प्रायः क्या होता है? बदलता रहता है, और इसके आधार पर ही ऋतुओं का निर्माण होता है। जलवायु परिवर्तन और मौसम बदलाव क्या होता है? क्लाइमेट चेंज क्या कहलाता है? तो वैश्विक स्तर पर बढ़ते औद्योगिकीकरण, हमने देखा है कि वैश्विक स्तर पर औद्योगिकीकरण बढ़ता जा रहा है, जिससे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण की मात्रा भी बढ़ रही है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावकारी क्या है? वायु प्रदूषण, क्योंकि इनसे बहुत ज्यादा मात्रा में धुआं निकलता है और विषैली गैसें निकलती हैं। साथ ही साथ ग्रीन हाउस गैस, कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो पृथ्वी में कंबल की तरह कार्य करती हैं, अर्थात सूर्य से पृथ्वी को ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है? ये क्या है? पृथ्वी को ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है? सूर्य से प्राप्त होती है, आप सभी को पता है। सूर्य से जब ऊर्जा यहां पर आती है तो सीधे आती है, जब आपने ऊष्मा बजट पढ़ा होगा तो ऊष्मा बजट में बताया जाता है कि पूरी ऊर्जा का 51% कहां पर आता है? पृथ्वी तक आता है। और यह 51% ऊर्जा का क्या कर देती है? परावर्तन कर देती है पार्थिव विकिरण के रूप में। लेकिन यहां पर कुछ गैसें होती हैं जो यहां पर कंबल का कार्य करती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, ओजोन गैस हो गई, मीथेन गैस हो गई, जलवाष्प हो गए। तो ये क्या करती हैं? कंबल का कार्य करती हैं। जब यह पार्थिव विकिरण पृथ्वी जैसे गर्म हो जाती है और यह ऊष्मा को ऊपर के लिए छोड़ती है, बाहर इसको निकालती है, लेकिन कंबल के द्वारा यह ऊष्मा बाहर ना निकलकर यहां पर रह जाती है और पृथ्वी का एक तापमान निश्चित बना देती है। लेकिन ये जो गैसें थी, जैसे कि ओजोन हो गई, मीथेन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, जलवाष्प हो गई, एक निश्चित मात्रा में है जो कि पृथ्वी के एक निश्चित तापमान को बनाए रखने में सहायक करती हैं, इसलिए पर्यावरण प्रदूषक नहीं कहलाती हैं। लेकिन यदि इनकी किसी गैस की मात्रा बढ़ जाए, मीथेन की मात्रा बढ़ जाए, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए, जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाए, तो ये कंबल क्या हो जाएगा? कंबल और घनिष्ठ हो जाएगा और यहां के तापमान को और बढ़ाने लगेगा। उसे ही हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, और उसके द्वारा ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी उत्पन्न होती है। तो क्लियर हुआ? इसको हम आगे बढ़ेंगे डिटेल में। तो वैश्विक स्तर पर बढ़ते औद्योगिकीकरण,
ग्रीन हाउस गैसों की अधिक उत्सर्जन और प्रदूषण आदि से ग्लोबल वार्मिंग के रूप में जलवायु परिवर्तन, मौसम में बदलाव कहलाता है। जो जलवायु में परिवर्तन होता है एक सीमित क्षेत्र, सीमित स्थान में, उसे ही हम क्या कहते हैं? मौसम में बदलाव कहते हैं। हरित गृह प्रभाव क्या कहलाता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या कहलाता है? तो वह प्रक्रिया जिसमें पृथ्वी से टकराकर लौटने वाली सूर्य की किरणों को वातावरण में उपस्थित कुछ गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और पृथ्वी के तापमान को बढ़ा दिया जाता है, उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव कहा जाता है। क्लियर हुआ? अभी चित्र के माध्यम से मैंने आपको समझाया था। फलस्वरूप पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाती है और हरित गृह प्रभाव यह कहलाता है। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा जाता है? तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा 3 नंबर और 6 नंबर में कि ग्रीन हाउस गैस हैं कौन कौन सी हैं। तो आपको लिखने के लिए आ जाएंगे कि नहीं 5 ग्रीन हाउस गैसों के नाम लिखिए, कि नहीं 3 ग्रीन हाउस गैसों के नाम लिखिए, या ग्रीन हाउस गैसों के नाम लिखिए। तो कौन कौन सी होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जल वाष्प, सल्फर हेक्साफ्लोराइड और ओजोन। ये क्या होती हैं? यह ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। इनको सरल भाषा में याद करने के लिए, सारी की सारी तो नहीं होंगी लेकिन कुछ इसमें से याद हो जाएंगी। एक ट्रिक है, हम पढ़ सकते हैं ओ मीना कल काजल लगाना। ये एक ट्रिक है जिसके माध्यम से ये गैसें आपको याद हो जाएंगी। क्या क्या? ओ मीना कल काजल लगाना। जैसे ओ से क्या हो जाएगा? ओजोन बन जाएगी। मी से क्या बन जाएगी? मीथेन बन जाएगी, CH4 बन जाएगी। एन से क्या बन जाएगी? N2O नाइट्रस ऑक्साइड बन जाएगी। का से क्या बन जाएगी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन बन जाएगी, CFC बन जाएगी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। का से क्या बन जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। और जा से क्या बन जाएगा? जल वाष्प बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगी? ये गैसें आपको लगभग 5 से 6 गैसें याद हो जाएंगी। एक दो गैसें रहेंगी जैसे कि एक सल्फर हेक्साक्लोराइड, और कौन सी बची है आपकी? बस एक ही गैस आपको एक्स्ट्रा याद करनी है, सल्फर हेक्साक्लोराइड। बाकी सारी गैसें आपको इस ट्रिक से याद हो जाएंगी। ओ मीना कल काजल लगाना, ओ से ओजोन, मी से मीथेन, ना से नाइट्रस ऑक्साइड, कल से क्लोरोफ्लोरोकार्बन, का से कार्बन डाइऑक्साइड और जल से जल वाष्प। ये क्या हो जाएंगी? ग्रीन हाउस गैसें हो जाएंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछी जाती हैं और मुख्य परीक्षा में 2 से 3 बार प्रश्न यहां से पूछा जा चुका है 3 नंबर में। तो आगे भी पूछे जाने की संभावना है कि ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं। अब भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग क्या कहलाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता बढ़ने से ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। अर्थात जब भूमंडल का तापमान बढ़ने लगता है, और ये तापमान क्यों बढ़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता बढ़ने के कारण। यह पार्थिव विकिरणों को बाहर नहीं निकलने देता, जिससे पृथ्वी का जो तापमान है वह धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसे ही भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इससे विश्व स्तर का तापमान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसे भूमंडलीय तापन भी कहते हैं। 1860 की तुलना में 0.3 डिग्री सेल्सियस से 0.6 डिग्री सेल्सियस तक तापमान क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। और इस तापमान के बढ़ने के कारण पृथ्वी के जो ध्रुवों पर बर्फ जमी हुई है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर, यह बर्फ पिघलकर अब समुद्र के जल स्तर को बढ़ा रही है। और समुद्र के जल स्तर को बढ़ाने के कारण जो द्वीपीय देश हैं उनके डूबने की समस्या सामने आ रही है। जलवायु परिवर्तन क्या कहलाता है? क्लाइमेट चेंज क्या कहलाता है? तो हमने देख लिया क्लाइमेट चेंज क्या कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं क्लाइमेट चेंज के कारण क्या क्या हैं, किन कारणों से जलवायु परिवर्तन उत्पन्न होता है। तो इसके 2 कारण होता है, एक होते हैं प्राकृतिक कारण और एक होते हैं मानव जनित कारण। एक तो प्रकृति उसके लिए उत्तरदायी होती है जिससे जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, दूसरा उसके लिए मानव उत्तरदायी होता है। तो प्राकृतिक कारण में देखें तो प्राकृतिक कारण में जैसे सौर विकिरण में भिन्नता, सौर विकिरण में भिन्नता आती है तो उससे तापमान में वृद्धि होती है। सौर कलंक, सौर कलंक क्या होता है? मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया हुआ है, प्रीलिम्स में नहीं है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। क्या होता है कि सूर्य में भी जिस तरीके से पृथ्वी में ज्वार भाटे उत्पन्न होते हैं उसी तरीके से सूर्य में भी ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। और ज्वार भाटा उत्पन्न होने से यहां से एक सौर ज्वाला उत्पन्न होती है और यहां पर एक छिद्र बन जाता है जिसे सौर कलंक कहा जाता है। और इस सौर ज्वाला पृथ्वी तक जाती है और पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से टकराकर यहां पर एक ऊष्मा, एक प्रकार का प्रकाश जनरेट करती है, जिसे अरोरा बोरियलिस्ट और अरोरा ऑस्ट्रियलिस्ट, उत्तरीय क्षेत्र में क्या कहा जाता है? अरोरा बोरियलिस्ट कहा जाता है और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रियलिस्ट कहा जाता है। और यह कब उत्पन्न होता है? जब यह सौर
जो ऊष्मा है, जो ज्वाला है, वह आयन मंडल में कणों से टकराती है और कणों से टकराने के कारण क्या करती है, एक प्रकार का प्रकाश उत्पन्न करती है। तो इसके कारण भी क्या होता है, जलवायु में परिवर्तन होता है। यह हानिकारक प्रभाव डालती है, इसमें जो सिग्नल वगैरह है वो विक्षेपित हो जाते हैं। फिर ज्वालामुखी उद्भेदन, ज्वालामुखी उद्भेदन से बहुत ज्यादा मात्रा में गैसें निकलती हैं, जैसे कि N2O निकलती है, और इसके अलावा भी धूल, राख और अन्य गैसें, जलवाष्प जैसी चीजें निकलती हैं। उससे भी क्या होता है, जलवायु परिवर्तन होता है। वायुमंडलीय गैसीय संयोजन में परिवर्तन, वायुमंडल में जैसे हम वनों का निर्वनीकरण करते जाते हैं या अपने आप वनों का निर्वनीकरण होता है, जैसे जंगल में आग लग जाना, तो उससे भी क्या होता है, बहुत सारी गैसें निकलती हैं, बहुत सारी गैसों की सांद्रता बढ़ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। तो इससे भी क्या होता है, जलवायु परिवर्तन होता है। महाद्वीपीय विस्थापन, महाद्वीपीय विस्थापन के कारण बहुत सारी ज्वालामुखी जन्म लेती हैं, बहुत सारी चीजों की टूटन की क्रिया होती है, उसके कारण भूकंप भी जन्म लेते हैं। तो इससे भी क्या होता है, जलवायु परिवर्तन सामने आता है। अब बात कर लेते हैं हम मानवीकृत कारण। मानवीकृत कारण में क्या है, नगरीकरण। नागरीकरण में क्या कर रहे हैं हम, बहुत सारी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों का निर्माण कर रहे हैं। इन बिल्डिंगों के निर्माण के कारण जो ऊष्मीय तापन है, शहरीय तापन जिसे कहा जाता है, जिससे एक आइलैंड, ऊष्मीय आइलैंड का निर्माण होता है, वो हो रहा है। साथ ही साथ औद्योगिकीकरण, औद्योगिकीकरण से भी बहुत सारी विषैली गैसों का निष्कर्षण किसमें हो रहा है, वायुमंडल में हो रहा है। निर्वनीकरण, जंगलों को काटने से भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, शोर की मात्रा बढ़ रही है। संसाधनों का दुरुपयोग करना, मतलब अत्यधिक हम दोहन कर रहे हैं, जिससे जीवाश्म ईंधनों का उपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है। ऊर्जा उत्पादन में हम जीवाश्म ईंधनों का उपयोग कर रहे हैं, और अधिक उपयोग करने से इनसे बहुत सारी विषैली गैसें भी उत्पन्न होती हैं, जिससे पर्यावरण परिवर्तन होता है, जलवायु परिवर्तन होता है। ईंधन का ह्रास हो रहा है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड एवं ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग। तो इन सभी चीजों से क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। अब जलवायु परिवर्तन के प्रभाव क्या क्या होते हैं, तो जिस तरीके से जलवायु में परिवर्तन हो रहा है उसका मानव पर और जीव जंतुओं पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है, और इसके साथ साथ प्रकृति पर भी प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन से तापमान बढ़ रहा है, और तापमान बढ़ने से जो ध्रुवों पर जमी हुई बर्फ है वह पिघल रही है। पिघलने से क्या हो रहा है, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। कहा जाए तो 1993 से 2003 तक 3 मिलीमीटर की गति से उठान दर्ज की गई है, समुद्र स्तर में उठान दर्ज की गई है। इससे क्या हो रहा है, जो द्वीपीय देश होते हैं, जो निचले स्तर पर बसे हुए हैं, उनके डूबने की संभावना बनी हुई है। समुद्र तल का ऊपर उठना, महासागरीय धाराओं में परिवर्तन हो रहा है। महासागरीय धाराएं 2 प्रकार की होती हैं, गर्म जलधाराएं होती हैं, एक ठंडी जलधाराएं होती हैं। ये आप भूगोल में, विश्व भूगोल में पढ़ चुके हैं। तो ठंडी जलधाराएं और गर्म जलधाराएं, जहां से ठंडी जलधाराएं गुजरती हैं वहां पर क्या होता है, मरुस्थलों का निर्माण होता है, और जहां पर गर्म जलधाराएं निकलती हैं वहां पर यदि बर्फ जमी होती है तो वहां पर उन क्षेत्रों को पिघला दिया जाता है और वहां पर गर्मी बढ़ा दी जाती है। लेकिन जलवायु परिवर्तन होने से जो महासागरीय धाराएं हैं इनमें भी परिवर्तन हो रहा है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या में भी तीव्रता वृद्धि हो रही है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, चक्रवात मैंने आपको बताया है, पढ़ाया हुआ है, वो डिटेल में, यह आपदा भी है। तो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात हैं, जो हानिकारक प्रभाव डालते हैं, इनकी मात्रा में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जो कि ITCZ कहलाता है, जो लो प्रेशर के क्षेत्र को जनरेट करता है। जहां जहां पर ITCZ जाएगा वहां पर निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा, और वह वायु जो पवन होती हैं, पवनों को आकर्षित करेगा, क्योंकि पवनें कहां से कहां चलती हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती हैं। और ITCZ क्या होता है, लो प्रेशर का जोन होता है। तो जहां पर ये चला जाएगा वहां पर लो प्रेशर क्षेत्र जनरेट कर देगा। यहां पर तापमान जो होता है बहुत उच्च होता है, और जहां पर भी ये जाता है यह वर्षा को आकर्षित करता है। तो इसके क्षेत्र में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। साथ ही साथ वर्षा के प्रारूप में परिवर्तन हो रहा है। मिट्टी की आर्द्रता में कमी हो रही है, क्योंकि तापमान बढ़ेगा तो मिट्टी में जो आर्द्रता है वह क्या होगी, वाष्पित होकर वायुमंडल में विलीन हो जाएगी, तो इसकी आर्द्रता में कमी हो जाएगी। कृषि पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि वर्षा की अनियमितता होगी, पानी कम गिरेगा तो फसलें सही तरीके से जन्म नहीं लेंगी। जंगलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, वनों का सूखना और जंगलों में आग लगने जैसी समस्याएं जलवायु परिवर्तन के द्वारा उत्पन्न हो रही हैं। तो क्लियर हुआ जलवायु परिवर्तन के द्वारा कौन कौन सी समस्याएं जन्म ले रही हैं, किस तरीके का प्रभाव इस पर इसका पड़ता है। अब हम जलवायु परिवर्तन पर भारत की स्थिति पर बात कर लेते हैं। क्योंकि जलवायु परिवर्तन
एक ऐसा मुद्दा है जो वैश्विक स्तर पर बहुत गंभीर मुद्दा के रूप में उभर कर सामने आया है। यदि हम राजनीतिक वार्ताओं की बात करें तो राजनीतिक वार्ताओं में वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन प्रमुख विवादित मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि पूरे विश्व में आपको पता होंगे 3 प्रकार की श्रेणियों के देश हैं। एक देश विकसित अवस्था में है, एक अल्प विकसित है और एक विकासशील है। तो जो विकसित देश हैं वह तो विकास की श्रेणी पर सबसे उच्च अवस्था में पहुंच चुके हैं। उन्होंने अपने यहाँ पर उद्योगों का विकास बहुत तीव्र गति से कर लिया है, उनके पास धन भी बहुत है, साथ ही साथ तकनीकी भी बहुत अच्छी है। तो वह ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन होता है उसके उत्सर्जन पर अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं करना चाहते, और वो कहते हैं कि यदि इस जिम्मेदारी को स्वीकार करेंगे तो पूरे विश्व के सभी देश बराबर बराबर तरीके से करेंगे। अब इसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये बना हुआ है कि कुछ देश ऐसे हैं जिन पर जनसंख्या क्या है, बहुत कम है, और कुछ देश ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल तो बहुत छोटा है लेकिन वहां पर जनसंख्या बहुत अधिक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि यहां पर मुद्दा यह बना हुआ है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है जो उद्योगों के माध्यम से होता है, उसमें जब बात रखी गई कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम से कम करना है, तो इसमें कहा गया कि सभी देशों को एक कार्बन डेटिंग बनाई गई, उसके आधार पर कार्बन का उत्सर्जन करना होगा। अब इसमें जो विकसित देश हैं, एक तो वह विकास की अवस्था में पहुंच चुके हैं, दूसरा वहां पर उद्योग जो हैं वह निर्मित हो चुके हैं और वह अपनी तीव्र गति से विकास कर रहे हैं, साथ ही साथ वहां पर जनसंख्या बहुत कम है। और यदि देश के हिसाब से कार्बन का उत्सर्जन देखा जाए तो यहां पर जनसंख्या कम होने के कारण यह कार्बन का उत्सर्जन वैसे ही कम करेंगे, लेकिन यह कार्बन का उत्सर्जन उसके हिसाब से ज्यादा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन का उत्सर्जन क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जा रहा है, मतलब क्षेत्रफल नहीं, देश के हिसाब से, कि जितना ये देश करेगा, मान लीजिए 10% ये कर रहा है तो 10% ये भी करेगा, तो इस तरीके से बात कही गई है। लेकिन यहां पर कार्बन उत्सर्जन देखा जाए क्षेत्रफल के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से तो वह क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, और यहां पर बहुत कम हो रहा है क्योंकि जनसंख्या के लिए ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा है। तो इसके कारण हमेशा विवाद के मुद्दे के रूप में यह उभर कर सामने आया है। तो इसमें भारत की स्थिति पर विचार करनी चाहिए। इस बात को याद दिलाया जाना चाहिए कि भारत ने पूरे अधिकार के साथ इन मुद्दों पर 2009 में अपनी स्थिति साफ कर दी थी, और भारत ने कहा था कि कार्बन उत्सर्जन के लिए हम निम्न बातों पर ही बात करना पसंद करेंगे। कौन कौन सी बातें? उन्होंने कहा, साझा लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी का सिद्धांत होना चाहिए, अर्थात सबको कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित तो करना चाहिए लेकिन इसके लिए अलग अलग जिम्मेदारी होना चाहिए, और वह अलग अलग जिम्मेदारी देश के हिसाब से होनी चाहिए कि विकासशील, विकसित और अविकसित देश के हिसाब से यह जिम्मेदारी होना चाहिए। साथ ही साथ ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाना चाहिए। इस तरीके से हमें अपने उद्योगों को बढ़ाना चाहिए कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आए। साथ ही साथ वैश्विक तापन पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक नहीं होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने मानक निर्धारित किया भारत ने कि वैश्विक जो तापमान है पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। अनुकूलन होना चाहिए, इस तरीके की प्रौद्योगिकी का विकास होना चाहिए जो कि पर्यावरण के अनुकूल हो। वित्तीय व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जो देश अविकसित हैं, जो विकासशील अवस्था में हैं, उन्हें विकसित देशों द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, क्योंकि यदि उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाएगी तो वह उद्योगों पर ज्यादा डिपेंड होंगे, और उद्योगों पर ज्यादा डिपेंड होने के कारण उन्हें कार्बन का उत्सर्जन बहुत ज्यादा करना होगा। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, जिन देशों में प्रौद्योगिकी विकास हो चुका है, जिस देशों में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा निर्माण करने की तकनीकी का विकास हो चुका है, उन्हें प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण मुफ्त में विकासशील और अविकसित देशों के लिए करना चाहिए, ताकि उनके लिए बोझ ना बने और वह भी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा का उत्पादन कर सकें। साथ ही साथ प्रति व्यक्ति बनाम कुल कार्बन उत्सर्जन पर जोर देना चाहिए, अर्थात देश के हिसाब से कार्बन उत्सर्जन की बात नहीं करनी चाहिए, प्रति व्यक्ति के हिसाब से करनी चाहिए, क्योंकि कुछ देश ऐसे हैं जो क्षेत्रफल में बहुत छोटे हैं लेकिन वहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां पर कार्बन उत्सर्जन की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा देनी चाहिए। कुछ देश ऐसे हैं जो क्षेत्रफल में बहुत बड़े हैं लेकिन जनसंख्या भी यहां पर बहुत कम है, वहां पर कार्बन उत्सर्जन की मात्रा कम कर देनी चाहिए। तो इस तरीके से प्रति व्यक्ति बनाम कुल कार्बन उत्सर्जन की बात यहां पर कही गई थी। जलवायु परिवर्तन को रोकने संबंधी भारत ने क्या क्या प्रयास किए हैं, हम इस पे बात कर लेते हैं। तो समझ में आया वैश्विक स्तर पर जो मुद्दा बना हुआ है उसने भारत में अपनी स्थिति किस तरीके से स्पष्ट की है। अब बात करते हैं जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए भारत सरकार ने कौन कौन से प्रयास किए हैं।
तो जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए भारत ने 8 जून 2008 को राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना का गठन किया था। कब किया था? 8 जून 2008 को किया था। किस योजना का? राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना का गठन किया था। इस कार्य योजना में 8 मिशन को पूरा करने की अवधि 2017 रखी गई थी। तो ध्यान रख लीजिए, 8 से याद रख लीजिए, 8 जून को 2008 में और 8 मिशन को पूरा करने की बात कही गई थी और अवधि क्या रखी गई थी? 2017 तक रखी गई थी। कौन कौन से 8 मिशन हैं? जैसे कि राष्ट्रीय सौर मिशन। राष्ट्रीय सौर मिशन के द्वारा कहा गया था कि परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को कम करते हुए गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर हमें निर्भरता बढ़ानी है और उसमें भी सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत जो फोटोवोल्टेइक प्रौद्योगिकी की सहायता से प्रति वर्ष 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया कि प्रति वर्ष हम 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करेंगे। राष्ट्रीय जल मिशन के तहत जल उपयोग की कार्य कुशलता को 20% की वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया कि जल की कुशलता से इसका उपयोग हम 20% तक बढ़ाएंगे। राष्ट्रीय हरित भारत मिशन के तहत भारत में कुल भू क्षेत्र पर जो कि 23% वनों से आच्छादित है उसे बढ़ाकर 33% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा कार्य कुशलता मिशन, इसके द्वारा 2022 तक 10,000 मेगावाट ऊर्जा की बचत का लक्ष्य रखा गया है कि 2012 तक 10,000 मेगावाट ऊर्जा की हम बचत कर लेंगे। अर्थात जहां पर ऊर्जा की आवश्यकता है, अति आवश्यकता है, वहां पर भी हम ऊर्जा का उपयोग करेंगे, बाकी ऊर्जा को बचाने का कार्य करेंगे। राष्ट्रीय सतत निवास क्षेत्र मिशन, ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता का निर्धारण किया गया। इस मिशन के तहत इसमें क्या किया गया? इस तरीके के भवनों का निर्माण किया गया जिसमें ऊर्जा का संरक्षण हो सके, अर्थात दिन के समय आपको लाइट की आवश्यकता ना पड़े और रात के समय आप यदि लाइट जलाएं तो वह सौर ऊर्जा के द्वारा अवशोषित की गई ऊर्जा का उपयोग के द्वारा आप उसका उपयोग कर सकें। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, सतत कृषि मिशन को भी इसमें अपनाया गया है ताकि कृषि की उर्वरता बनी रहे, भूमि की उर्वरता बनी रहे और वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति भी की जा सके। राष्ट्रीय हिमालय परितंत्र संरक्षण मिशन और राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन रणनीति ज्ञान मिशन को इसमें समाहित किया गया है। इस तरीके से 8 मिशन की अवधि 2017 रखी गई थी। इस पर कार्य करने की अवधि 2017 तक रखी गई थी। बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन जो कि UNFCCC के नाम से जाना जाता है, उसका निर्माण किया गया। कानकुन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2010 में आयोजित किया गया। डरबन सम्मेलन जिसे COP 17 के नाम से जाना जाता है 2011 में आयोजित किया गया। फिर COP 17 के बाद COP 18, 19, 20, 21 इस तरीके से प्रतिवर्ष इनका आयोजन किया गया। जैसे COP 18 का आयोजन दोहा में, COP 19 का आयोजन वार्षा में, COP 20 का आयोजन लीमा में, COP 21 का आयोजन पेरिस में और COP 22 का आयोजन मराकेश में। साथ ही साथ 2017 में COP 23 का आयोजन वॉन सम्मेलन के रूप में किया गया। तो इस तरीके से अलग अलग सम्मेलन किए गए हैं जिसमें जलवायु परिवर्तन को रोकने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा भी और भी सम्मेलन हैं जो जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए हैं, जैसे कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन जिसका आयोजन 1992 में किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल या क्योटो सम्मेलन जिसमें कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने की बात कही गई थी, 1997 में आया था। जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 में, नूसा दुआ सम्मेलन 2007 में, कोपेनहेगन सम्मेलन 2009 में और Rio+20 सम्मेलन 2012 में आयोजित किया गया, जो सभी के सभी सम्मेलन किससे? जलवायु परिवर्तन या जलवायु नियंत्रण से संबंधित हैं। तो ये आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको सिर्फ ये सम्मेलन लिख देने हैं, आपका काम हो जाएगा। इनको डिटेल में हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं अम्लीय वर्षा की। एसिड रेन क्या कहलाती है? ये भी पर्यावरण परिवर्तन का दूसरा कारण है। पर्यावरण परिवर्तन के द्वारा, पर्यावरण प्रदूषण के द्वारा अम्लीय वर्षा होती है। तो अम्लीय वर्षा कहलाती क्या है? तो जब सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 और नाइट्रोजन ऑक्साइड वातावरणीय जल के साथ क्रिया करके क्या क्या बनाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल और सल्फ्यूरस अम्ल। ध्यान रखिए क्या क्या बनाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करता है और वर्षा के जल के साथ पृथ्वी पर आने लगता है। तो इसी जल को, जो कि किससे मिलकर बना होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल और नाइट्रिक अम्ल से मिलकर बना होता है, उसी जल को क्या कहा जाता है? अम्लीय जल या अम्लीय वर्षा कहा जाता है। इससे प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो
तो चीन का उत्तर पूर्वी औद्योगिक प्रदेश, दक्षिण पूर्वी एशियाई, दक्षिण पश्चिमी भारत जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात आएंगे, हुगली, फारस की खाड़ी, उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, और इसका इन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ध्यान रखिएगा, ये वही क्षेत्र हैं जहां पर उद्योगों का विकास बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है। अम्लीय वर्षा से जलीय तंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब यह गैसें, ये अम्ल वर्षा के जल में मिल जाती हैं और ये जल जब ऊपर से नीचे आता है तो नीचे जो तालाबों में, जो नहरों में जल होता है, इसको ये क्या कर देता है, प्रदूषित कर देता है, इसको अम्लीय कर देता है। और इसके साथ ही साथ जो विश्व धरोहर स्थल की जो स्थल खंड होते हैं, जैसे कि भारत में ताजमहल है, तो वह इसको भी प्रभावित कर रहा है। इस ताजमहल के सफेद कलर को पीला यह कर रहा है। तो क्लियर है, इसके हमने दुष्प्रभाव भी देख लिए। अब बात करते हैं ओजोन क्षरण और इसके प्रभाव की। ओजोन क्षरण क्या कहलाता है? तो देखिए, आपके वायुमंडल में जो समताप मंडल है, देखिए बहुत सारे मंडल हैं, यहां पर क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है, फिर आयन मंडल है। तो जो समताप मंडल है, इसकी ऊपरी परत में यहां पर एक गैस कहलाती है जिसे O3 कहा जाता है, ओजोन गैस कहा जाता है। यह यहां पर विस्तृत रूप में कंबल के रूप में फैली हुई है और यह क्या करती है, सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को क्या कर लेती है, रोक लेती है। यह सीधे पृथ्वी तक इन्हें नहीं पहुंचने देती, जिससे मानवों में, जीव जंतुओं में त्वचा संबंधी कैंसर होने से यह बचा लेती है। लेकिन हो क्या रहा है, बहुत सारी ऐसी गैसें हैं जिनके माध्यम से ओजोन का क्षरण हो रहा है, जैसे कि क्लोरीन है, ब्रोमीन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इनके माध्यम से यह परत क्या होती जा रही, पतली होती जा रही है और इसमें छिद्र हो गया है। और इसके छिद्र से ये जो अब सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें हैं वह पृथ्वी तक सीधे आने लगी हैं और मानव के त्वचा से टकराने के कारण मानव में, जीव जंतुओं में त्वचा कैंसर जैसी समस्याओं को यह जन्म दे रही है। समझते हैं ओजोन छिद्र क्या कहलाता है। वायुमंडल में ओजोन का औसत सांद्रण कितना होता है, करीब 300 डाप्सन होता है। ध्यान रखिएगा, ओजोन को नापने की इकाई क्या होती है, डाप्सन होती है। प्रश्न पूछा गया है, पूछा भी जा सकता है। तो औसत कितना होता है, घनत्व होता है 300 डाप्सन होता है। लेकिन जब कभी किसी भी क्षेत्र में यह सांद्रण 220 डाप्सन यूनिट से कम हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है, ओजोन छिद्र कहा जाता है। अब यदि आपसे ओजोन छिद्र की परिभाषा पूछी जाए तो आपको यही लिखना है कि वायुमंडल में ओजोन की सांद्रण लगभग करीब 300 डाप्सन यूनिट के करीब होती है, लेकिन जिन क्षेत्रों में यह 220 डाप्सन से कम हो जाता है उसे ओजोन छिद्र के रूप में जाना जाता है। ओजोन छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर वसंत ऋतु में बनता है। कब बनता है, वसंत ऋतु में। क्यों, क्योंकि इस टाइम पर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि इस समय में मौसमी दशाओं से सूर्य के प्रकाश की कमी के कारण कम या नहीं के बराबर ओजोन बन पाती है। ओजोन किससे बनती है, सूर्य के प्रकाश से ही बनती है। तो ओजोन का निर्माण नहीं हो पाता है, जिस कारण से यहां पर छिद्र यह बनता है। ओजोन परत, तो यह पृथ्वी के वायुमंडल में समताप मंडल के ऊपरी भाग में सामान्यतः ऊंचाई क्या होती है, 35 से 60 किलोमीटर होती है। वहां पर एक गैस का आवरण होता है, एक मेखला होती है, उसे ही ओजोन परत कहा जाता है। यह अपनी विशेष रासायनिक प्रकृति के चलते सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से पृथ्वी की क्या करती है, रक्षा करती है। वायुमंडल में इसका मापन डाप्सन स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा किया जाता है। तो इसका मापन किसके द्वारा किया जाता है, डाप्सन स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा किया जाता है। ओजोन परत के नष्ट करने वाली गैसें कौन कौन सी हैं, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे CFC कहा जाता है, फ्रियान, और ये कहां से निकलती हैं, तो यह एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर, इनके द्वारा, इनका उपयोग करने से इनसे निकलती हैं और ये क्या करती हैं, यह ओजोन की क्षरण करती हैं, ओजोन के बंधों को तोड़ देती हैं। ओजोन परत का क्षरण CFC की उपस्थिति में क्लोरीन के कारण होता है, क्योंकि क्लोरीन का जो एक अणु होता है वह ओजोन के 1 लाख अणुओं को तोड़ने की क्षमता रखता है। 1 लाख अणुओं को तोड़ देता है। आप समझ सकते हैं कि एक अणु 1 लाख अणुओं को तोड़ देता है, तो यह कितना ज्यादा हानिकारक है। ओजोन क्षरण से उत्पन्न प्रभाव क्या क्या होते हैं, तो इससे त्वचा कैंसर, अल्सर बढ़ जाते हैं, प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है, अनुवांशिक विकृतियां, आंखों में ग्लूकोमा रोग, मोतियाबिंद जैसे और घाव बढ़ने लगते हैं, तापमान में वृद्धि होने लगती है, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, खाद्य श्रृंखला प्रभावित होने लगती है। तो इतने सारे प्रभाव उत्पन्न होते हैं ओजोन परत के क्षरण से। अब यदि ओजोन परत से आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 11 नंबर में पूछ लिया जाए तो आप उसे बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। अब ओजोन क्षरण के रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, तो इसके लिए 3 सम्मेलन हुए हैं। जैसे कि 3 सम्मेलन हुए, उनको तो हम समझेंगे, लेकिन सबसे प्रमुख जो है वह 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के रूप में आता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के रूप में जो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसके उत्पादन पर रोक लगाई गई है।
कब तक? 2010 तक इसमें रोक लगा दी गई है और इसके स्थान पर अब बात कही गई है कि HFC 131 का उपयोग किया जाए, जो कि ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुंचाती है। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको आप याद रखिएगा, यह 3 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि ओजोन संरक्षण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या क्या किए गए हैं? तो 3 सम्मेलन इसके लिए किए गए हैं। एक वियना कन्वेंशन 1985 में किया गया है, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में लाया गया है और एक किगली सम्मेलन 2016 में किया गया था। तो ये तीनों ही सम्मेलन किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण से, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है और ओजोन परत के संरक्षण से यह संबंधित है। अब बात कर लेते हैं हम शहरी ऊष्माद्वीप की। शहरी ऊष्माद्वीप क्या होते हैं? हमने देखा है कि धीरे धीरे नगरों का विकास होता जा रहा है और नगरों में बहुत ऊंची ऊंची इमारतें बन रही हैं और ये इमारतें किसकी होती हैं? कंक्रीट की होती हैं। इसके कारण यहां पर ऊर्जा या ऊष्मा की मात्रा भी बढ़ती जाती है, जिससे शहरों में यदि हम देखें तो गांव की अपेक्षा तापमान बहुत ज्यादा होता है। आप देखते हैं कि यदि मौसम में हम अभी गांव में, अभी सर्दी का मौसम हो तो गांव में जब आप जाएंगे तो वहां पर ठंडी ज्यादा पड़ती है अपेक्षा शहरों के। शहरों में तापमान ज्यादा होता है और जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आती है तो ग्रीष्म ऋतु में तापमान शहरों में ज्यादा हो जाता है शहरों की अपेक्षा। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि हम एयर कंडीशनरों का उपयोग करने लगते हैं, फ्रिज वगैरह का उपयोग करने लगते हैं, तो इसके द्वारा भी बहुत सारी गैसें निकलती हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती हैं। तो शहरी और ऊष्माद्वीप क्या होते हैं? तो बड़े शहरों जैसे कि व्यापारिक जिलों के केंद्रीय भाग शहर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में क्या होते हैं? अधिक गर्म होते हैं। ऐसे अपेक्षाकृत अधिक गर्म भाग को अर्बन हीट आइलैंड कहा जाता है, शहरी ऊष्माद्वीप कहा जाता है। दिल्ली इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। शहरी ऊष्माद्वीप निर्माण के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं? तो एक तो होते हैं प्रत्यक्ष प्रदूषण। प्रत्यक्ष प्रदूषण जैसे कि शहरों में कहीं पर आग लग जाए, किसी उद्योग में आग लग जाए तो उससे ऊष्मा बढ़ जाएगी। दूसरा उद्योग से क्या होता है? बहुत सारी गैसें निकलती हैं, बहुत सारी यहाँ पर जो जीवाश्म ईंधन उसका दहन किया जाता है, उसके कारण भी क्या होता है? तापमान बढ़ता है। साथ ही साथ घरों में गीजरों का उपयोग पानी गर्म करने के लिए किया जाता है, इससे भी तापमान बढ़ता है। ब्लोअर आदि, इसके कारण क्या होता है? शहरों में ऊष्मा का निर्माण होता है। ऊष्मा अवशोषण में क्या होता है? बहुत सारी ऊंची ऊंची कंक्रीट की दीवारें होती हैं, बिल्डिंगें होती हैं, तो इससे क्या होता है? ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है। जो रास्ते होते हैं डामर के बनाए जाते हैं, काले होते हैं, वो भी क्या कर लेते हैं? ऊष्मा का अवशोषण कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है? ऊष्मा की मात्रा बढ़ने लगती है। वाहनों, एयर कंडीशनरों तथा जनरेटरों द्वारा ऊष्मा उत्सर्जन से भी शहरी द्वीपों का निर्माण होता है। शहरी ज्यामिति जैसे कि इमारतों की ऊंचाई अधिक होना, इनकी अपेक्षाकृत दूरी, शहरी अवसंरचना अवशोषित एवं परावर्तित विकिरण की मात्रा को भी प्रभावित करती है। तो ये क्या करती है? शहरी ज्यामिति भी जो ऊष्माद्वीप है इनके निर्माण में सहायता करती है। शहरी ऊष्माद्वीप के प्रभाव क्या क्या होते हैं? शहरी ऊष्माद्वीप से क्या होता है? ऊर्जा मांग में वृद्धि होती। कैसे होती है? मान लीजिए ग्रीष्म ऋतु का समय है, ग्रीष्म ऋतु में तापमान शहरों का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब ठंडाई प्राप्त करने के लिए लोग क्या करेंगे? एयर कंडीशनरों का उपयोग ज्यादा करेंगे या फिर कूलिंग के लिए कूलरों का उपयोग करेंगे, पंखों का उपयोग करेंगे। तो इनका उपयोग करने के लिए बिजली की आवश्यकता होगी और बिजली की आवश्यकता के लिए आपको विद्युत की खपत बढ़ानी होगी, विद्युत अधिक जलेगी। दूसरा, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन एवं वायु प्रदूषण में वृद्धि होगी। अब इस ऊर्जा की पूर्ति कराने के लिए अधिकतर उपयोग किसका किया जाता है? जीवाश्म ईंधनों का किया जाता है, कोयले का किया जाता है, पेट्रोलियम का किया जाता है, प्राकृतिक गैसों का किया जाता है। तो इनके माध्यम से बिजली बनाई जाएगी, तो इनका दहन भी बढ़ेगा। इनके दहन से बहुत सारी विषैली गैसों का उत्पादन होगा। उद्योगों के लिए इन उद्योगों से भी निकलने वाली गैसों का उत्पादन होगा, साथ ही साथ ऊष्मा का उत्पादन होगा। मानव स्वास्थ्य के लिए असुविधा एवं खतरा। शहरी ऊष्माद्वीपों के कारण श्वसन संबंधी बीमारियां जन्म लेती हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ। इससे क्या हो रहा है? ऊष्माद्वीप से एक तो ऊष्मा की मांग बढ़ रही है, दूसरा मांग पूर्ति के लिए अब हम अधिक से अधिक जीवाश्म ईंधनों का उपयोग कर रहे हैं, तो उससे पर्यावरण प्रदूषण के लिए जो आवश्यक गैसें हैं, अनावश्यक गैसें हैं, वह बढ़ रही हैं। ऐसे ही मानव स्वास्थ्य पर भी असुविधा हो रही है, नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। पादपों, वनों एवं पशुओं पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे उच्च तापमान पौधों की जैविक प्रक्रियाओं में असंतुलन उत्पन्न कर विभिन्न जीवों को असामान्य रूप से प्रभावित करते हैं। अब हमें इसके उपचार के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो इसके उपचार के लिए हमारे लिए हल्के रंग की कंक्रीट और सफेद छतों का निर्माण करना चाहिए, ताकि यह ऊष्मा का क्या करें? परावर्तन कर सकें, एल्बिडो बढ़ाने में सहायता कर सकें।
जो हरित छत हैं उनका निर्माण करना चाहिए, अर्थात हरित छत से मतलब ये होता है इस तरीके के छतों का निर्माण किया जा सके कि वह दिन के समय ऊष्मा का उपयोग कर सकें और रात के समय उसका सदुपयोग हो सके। मतलब क्या होता है, दिन के समय आपको लाइट की आवश्यकता ना पड़े, बिजली की आवश्यकता ना पड़े। साथ ही साथ यहाँ पर आप बहुत सारे हरे पौधे लगा सकते हैं, जिसके कारण भी क्या होता है, तापमान निम्न बना रहता है। हरित भवनों के निर्माण पर बल दिया जाना चाहिए। शहरों में अपेक्षा वन रोपण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हर घरों के आसपास वहाँ वृक्षों को लगाना चाहिए, बगीचा बनाना चाहिए, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर तापमान में कमी आ जाए। प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना सुधार पर बल देना चाहिए तथा ईंधन दक्ष वाहनों को प्रोत्साहन देना चाहिए, अर्थात इस तरीके के वाहनों का उपयोग करना चाहिए जिनसे धुआं ज़्यादा ना निकले। जैसे बिजली युक्त अभी इलेक्ट्रिक वाहन चल रहे हैं, तो इस तरीके के वाहनों का उपयोग करके भी हम शहरी ऊष्मादीप का उपचार कर सकते हैं। शहरों में बढ़ने वाली जो ऊष्मा है उसका निवारण कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण परिवर्तन के अंतर्गत जितनी भी चीजें हो रही हैं, जैसे मुख्य चीजें जैसे कि जलवायु परिवर्तन, अम्लीय वर्षा, ओजोन क्षरण और ऊष्मादीप, उन सभी को हमने विस्तार रूप से समझने का प्रयास किया है। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना मैं एक बार फिर बता देता हूँ, बहुत ज्यादा है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं 3 नंबर में, 5 नंबर और 11 नंबर, अर्थात तीनों प्रकृति के प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना रहती है। इस टॉपिक को अच्छे से कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।